कि जो इससे पहले भी ट्रम्प जी का कार्यकाल था, तो एक दोस्ती भरा कार्यकाल माना जाता है। तो इस समय में भी भारत के साथ एक लिबरल संबंध रहे। वो अमेरिका बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं। नए राष्ट्रपति आएँगे तो वो डिसीज़न को वापस भी ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जिस तरीके से अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, उस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो नए राष्ट्रपति ट्रंप हैं, क्या वो अपना कार्यभार संभालने के बाद कुछ ऐसे निर्णय लेकर आएंगे जिससे पूरे विश्व को एक नई दिशा मिलेगी। आइए इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं बरेली कॉलेज की राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर नीलम जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैडम, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ट्रंप जो अपना राष्ट्रपति बने हैं, इसके बनने के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अ, भारत पर अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, भारत के काफ़ी लोग इससे खुश हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ट्रम्प जी की और भारत में मोदी जी की एक मतलब उनके पर्सनल एक दोस्ती कही जाती है और वैसे भी ट्रम्प लिबरल रहे हैं भारत के प्रति। तो भारत और अमेरिका की ट्रम्प के समय की जो इससे पहले भी ट्रम्प जी का कार्यकाल था, तो एक दोस्ती भरा कार्यकाल माना जा रहा था। तो इस टेन्योर में भी ये माना जाता है कि कुछ सकारात्मक वो निकल के आएँगे। तो बहुत बहुत मायनों में ये देखा गया है कि देखिए कोई भी चुनाव होता है तो हर उसके कुछ एजेंडे होते हैं या उनकी कुछ किसी विशेष विचारधारा को लेकर के और कुछ उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के बातें होती हैं। तो जो अमेरिका में जो चुनाव हुए, बहुत दिलचस्प चुनाव हुए और उनका जो रिज़ल्ट आया, तो ये माना जा रहा था कि ट्रम्प जी ने जिन-जिन मुद्दों की बात की, जो भारत के एक तरह से परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, तो जैसे उन्होंने इससे पहले कार्यकाल में भी माना गया कि मोदी जी के समय में आपस की दोस्ती रही। तो इस समय में भी भारत के साथ एक एक लिबरल संबंध रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हालाँकि कुछ लोग ये भी कयास लगाते हैं कि कुछ चीज़ों में जो ट्रम्प का वो है, वो थोड़ा-सा सख्त रुख है। जैसे टैरिफ को बढ़ाने की बात की जा रही है या नौकरियों में कटौती की बात की जा रही है क्योंकि ट्रम्प जी का जो बेसिक इस समय एक मूल वो है, ध्येय है, वो उनका आंदोलन की तरह कह सकते हैं कि वो अमेरिका बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो नौकरियों में कटौती की बात हो सकती है और इससे जो है भारतीय या वहाँ पर जो दूसरे मूल के लोग हैं, उन पर असर पड़ सकता है, टैरिफ बढ़ाने की बात है। लेकिन अभी तो देखिए सारी चीज़ें भविष्य के गर्त पर हैं, पर फिर भी ट्रम्प जी ने जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की या पूरे विश्व में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो इस बीच अत्याचार हुए, अन्याय हुए, वो पूरे विश्व ने देखा तो उनके समर्थन में ये बात कही और युद्ध रोकने की जो इस समय पूरा विश्व कहीं न कहीं युद्ध के एक दुष्परिणाम झेल रहा है, तो उनके रोकने की बात कही। तो इस मायने में ये कहा जा सकता है कि पिछले जो टेन्योर था उसी टेन्योर के हिसाब से इस टेन्योर में भी भारत और अमेरिका के संबंध ट्रम्प के कार्यकाल में सकारात्मक रहेंगे। मैडम, ट्रंप जो है अभी राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कार्यभार अपना जनवरी में ग्रहण करेंगे। तो इस बीच में क्या बाइडेन द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो ट्रंप को भविष्य में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? इसमें कितनी सत्यता है? क्या है? हाँ, ट्रम्प व्हाइट हाउस जो है वो जनवरी में ही एक तरह से राष्ट्रपति पूर्ण रूप से बनेंगे और इस बीच जो बाइडेन जी के पास 2 ढाई महीने का समय तो है और इस 2 ढाई महीने में वो मौजूदा राष्ट्रपति तो वही हैं और पूरा उनके पास एक संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने विदेश नीति में भी और घरेलू नीतियों में डिसीज़न्स ले सकते हैं। पर ऐसे कोई डिसीज़न मुझे नहीं लगता है कि वो लेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाएँ। ट्रम्प की पर्सनल इमेज को कुछ मतलब उसको धूमिल करने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए हो सकता है वो कुछ छोटे-मोटे डिसीज़न्स ले लें, लेकिन ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जिससे कि अमेरिकी राष्ट्रहित जो है वो प्रभावित हो। उसके रीज़न्स कई होते हैं। उसके रीज़न एक तो उनकी वो खुद अपनी जो उनकी खुद की इमेज है उसमें कोई भी धब्बा या दाग नहीं लगाना चाहते। भई हर व्यक्ति अपनी अब तक का जो राजनीतिक उनका करियर था उसमें कोई भी आँच नहीं आने देता, तो ऐसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे जो जो उनमें एक स्टिग्मा की तरह लग जाए। दूसरा कि अपनी पार्टी को भी उससे मतलब सिर्फ़ उनकी पर्सनल इमेज में ही नहीं स्टिग्मा लगेगा बल्कि उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें भी लग सकता है।
तो एक पूरा जो राजनैतिक एक करियर है उनका, उसमें वो लगाना नहीं चाहेंगे। तो और कुछ राजनैतिक प्रेशर्स भी होते हैं, राजनैतिक दबाव होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ ऐसे डिसीज़न्स लेंगे जो लॉन्ग टर्म के डिसीज़न ले लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये अमेरिका के ही उसमें है कि एक राष्ट्रपति जो आते हैं, दूसरे राष्ट्रपति जाते हैं, उनके बीच में 2 ढाई महीने का समय जो होता है नवंबर से जनवरी के बीच में, ये शायद इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो नए राष्ट्रपति आते हैं, उनको पूरी अपनी प्रशासनिक टीम तैयार करनी होती है। अब जैसे ट्रम्प जी आए हैं, तो वो धीरे-धीरे, चाहे वो एलन मस्क हो, एक उन्होंने नया विभाग शुरू कर दिया है है ना? जो दक्षता विभाग सर उसमें। तो इस तरीके से पूरी प्रशासनिक टीम, और वो एक लंबी-चौड़ी होती है, हज़ारों की संख्या में होती है, तैयार करनी होती है, इसलिए एक समय दिया जाता है। और तब तक जो पुराने राष्ट्रपति होते हैं, वो मौजूदा राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। तो ये एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ऐसे कोई लॉन्ग टर्म के डिसीज़न्स लिए जा सकते होंगे कि जो बहुत लंबे समय, मतलब ये एक बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर इसको एक लेगडम पीरियड कहा जाता है। तो इस फ़ेज़ में अ, और यदि कोई डिसीज़न लिए भी जाएँ कुछ ऐसे, तो जब अ नए राष्ट्रपति आएँगे तो वो उस डिसीज़न को वापस भी ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि बाइडेन जी ऐसे कोई निर्णय लेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे निर्णय नहीं लेंगे जो अमेरिकी राष्ट्र, हाँ, जो एक विवाद का भी कारण बने और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करेंगे। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो आपने ये चीज़ कही कि 2 ढाई महीने में कुछ ऐसे बाइडेन जी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो ट्रम्प के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ कि मान लीजिए वो ऐसे ले भी लेते हैं, है ना? पहले तो लेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा ले भी लेते हैं, तो जब नए राष्ट्रपति आएँगे तो वो उन्हें परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले जब ट्रम्प का इससे पहले का कार्यकाल था और बराक ओबामा जी ने कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए थे, जैसे मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था और जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने उसे रद्द कर दिया था। इसी तरीके से उन्होंने कुछ ओबामा जी ने कुछ रूसी जो राजनयिक थे, उन पर कुछ पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन ट्रम्प ने आते ही उन पाबंदियों पर कुछ राहत दे दी थी। तो इसलिए इस पीरियड में, मतलब आने और जाने का जो ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है या लेटडम पीरियड है, इसमें ऐसे लंबे अवधि के या लॉन्ग टर्म डिसीज़न्स नहीं लिए जाएँगे। अ, मैम, ट्रंप ने जीतने के बाद में एक बयान दिया था कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के पक्षधर हैं। जबकि बाइडेन जो इसके बिल्कुल विपरीत है, वो इस युद्ध को लंबा खींचने जाते हैं। तो आपकी नज़र में इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, देखिए, ये तो अब ट्रम्प जी ने तो ख़ैर चुनाव में इस मुद्दे को ही रखा था कि वो रूस-यूक्रेन को चाहें तो रूस-यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में रोक सकते हैं। तो उनके तो एजेंडे में ही है युद्ध को रोकने की बात करना। और जहाँ तक युद्ध को लंबा खींचने की बात है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ, तो तब की परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन आज जब इस युद्ध को 3 साल से ज़्यादा वक़्त हो रहा है, तब एक अलग परिस्थितियाँ हैं। नाटो देशों ने मिलकर के यूक्रेन का साथ दिया और अब बहुत सारे नाटो देश ही उससे कहीं न कहीं अपने आप को विथड्रॉ कर रहे हैं, है ना? पोलैंड जैसे बहुत सारे देश जो हैं वो, क्योंकि हर देश की अपनी जो बहुत सारी ऐसी शक्ति है। देखिए, ये बात तो सच है कि युद्ध कितना भी लंबा खिंच सकता है। किसी भी देश के पास किसी भी तरह की शक्ति की कमी नहीं है। यूक्रेन छोटा देश था, वो थोड़े दिनों में ही युद्ध से उसका एक तरह से बहुत कहना चाहिए कि अपने आप को वो सरेंडर कर सकता था। लेकिन फिर भी उसके पास जब पीछे से नाटो देशों ने या अमेरिका के संरक्षण में बहुत सारे देशों ने उसे संरक्षित किया, तो इतना लंबा युद्ध खिंच गया। और लेकिन अब जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने भी देखिए, जब हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या वहाँ के जो सर्वे हैं, बहुत बहस होती है वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में, उनके माध्यम से उनके जो मुद्दे हैं वो समझ में आए, तो वहाँ का जो जनमानस है, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ से वो है कि हम अमेरिका की हर तरह की शक्ति को, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, मानव शक्ति हो, हम उसको इस तरीके की उसमें क्यों मतलब एक झोंकें, अननेसेसरी क्यों झोंकें। तो शायद ट्रम्प इसी वजह से अमेरिका बचाओ जो उनका आंदोलन है कि हम अमेरिका की चीज़ों को, अमेरिका के जो संसाधन है हर तरह के, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे हमारी आर्थिकी के संसाधन हो, उन संसाधनों को
इसीलिए उन्होंने जो अपनी अमेरिका बचाओ वो है, तो लोग यही कह रहे हैं कि युद्ध से वहाँ की जनता भी परेशान हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बाइडेन अब ऐसा कोई डिसीज़न लेंगे कि हाँ, युद्ध को हम और वो लंबा खींचने के लिए कोई सैन्य सहायता या कोई आर्थिक सहायता इकट्ठी ऐसी दे दें, मुझे ये नहीं लगता है। हाँ, युद्ध यदि ट्रंप के एजेंडे में है तो उसलिए वो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनके उनके संकल्प उसमें ही यही था, उन्होंने इस चीज़ को ही रखा था। ये लोग कयास भी लगा सकते हैं कि हाँ, युद्ध शायद अब रुक जाए, पर फिर भी ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है, जिसने अपने आप को सुपर पावर मतलब माना तो है ही, लेकिन रहा भी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जैसी परिस्थितियाँ रहीं, उसके बाद सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो उसके बाद अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता रहा। हालाँकि अन्य शक्तियाँ भी उभरी और मल्टीपोलर वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि जापान भी है, चाइना भी है, भारत भी उभरते हुए देशों में है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस ऐसे हैं तो ऐसे वो, लेकिन फिर भी अमेरिका कहीं न कहीं अपने आप को सुपर पावर बनाए रखना चाहता है और उसके लिए कोशिश करना चाहता है और इसी तरीके से दूसरे देशों में जो वहाँ की आंतरिक स्थिति है उनमें अस्थिरता पैदा भी करना चाहता है। तो वो अमेरिका की एक फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब मैं बहुत उससे तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक ऐतिहासिक उसके कारण कह सकती हूँ कि उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी में ये हमेशा इस तरीके की चीज़ें हिस्सा रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और उसमें कहीं न कहीं बाकी देशों में यदि इस तरीके की वो हो रही हैं, तो वहाँ पर वो हस्तक्षेप करता है और इस तरीके की सहायता के माध्यम से वहाँ पर ऐसी अस्थिरता वाली स्थितियाँ पैदा करना चाहता है और करता भी रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद भी यदि ट्रंप के एजेंडे में है, तो हो सकता है हम भविष्य में ये एक आशा लगा सकते हैं कि युद्ध पर विराम लगने के आसार हैं। पर ये सब अभी भी चीन जो तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो वो चीन पर किस तरीके से लगाम लगा सकते हैं? हाँ, देखिए मैंने अभी भी बात की कि यदि हम पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखें, तो जो सुपर पावर्स हैं, वो अपने आप को सुपर पावर की स्थिति में हमेशा देखना चाहते हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, रूस भी एक अपने आप को सुपर पावर की वो पहले था ही और अभी भी वो यूक्रेन युद्ध के बाद उसने जिस तरीके से एक वो लिया है और बहुत सारे कम्युनिस्ट देश भी उसके साथ ही हैं, चीन का भी उस मतलब एक तरह से साथ तो है ही है उसको। अमेरिका चीन को अभी तक इसलिए कहीं न कहीं डाउन करता रहा है, क्यों डाउन कर क्योंकि चीन खुद ये मतलब एक उसका लक्ष्य है कि मैं खुद सुपर पावर बनूँगा, है ना? 2050 तक मैं अमेरिका को डाउन करके खुद सुपर पावर के उसमें आऊँगा। लेकिन फिर भी यदि अमेरिका ने कहीं न कहीं एक लिबरल दृष्टिकोण अपनाया है चीन के प्रति, खासकर जो बाइडेन के समय में, उसका रीज़न यही रहा है कि वो भारत को डाउन करना चाहता था। मतलब वो उसे पता है कि चीन और भारत के आपस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इन दोनों को यदि वो भारत को डाउन करना है तो चीन के उसमें मतलब जो मैंने अभी शुरू में कही कि वो इन देशों में कहीं न कहीं अस्थिरता इनके माध्यम से पहुँचाना ही चाहता है। तो ये उनकी कूटनीति का हिस्सा है कहीं न कहीं। लेकिन जब अपने राष्ट्रीय हितों की बात आएगी तो वो चाइना को तो हमेशा डाउन करेगा ही करेगा। ट्रंप के समय में हम यही जो आपने कहा ना कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मैंने ये बात कही कि लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि जो ट्रंप के एक बयान है इससे पहले के उन्होंने यही कहा कि जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं की बात उन्होंने कही कि हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है और उन पर कुछ काम होना चाहिए। उसी तरीके से उन्होंने जो चीन की बात है तो वो यही चीज़ है क्योंकि भारत इसलिए खुश है कि अब चीन शायद चीन को डाउन किया जाएगा। और चीन तो ख़ैर है ही है मतलब ये कहना चाहिए कि भारत को मैं हमेशा कहूँगी कि भारत के कुछ सनातन शत्रु हैं। उसे चीन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भी उसमें आता है, तो भारत तो ख़ैर ऐसे उससे घिरा ही है, भारत की एक अलग परिस्थितियाँ हैं और भारत शायद इसीलिए ट्रंप के उससे खुश है कि अब जो एक हाँ, घुसपैठियों वाला मामला है या जो कट्टरपंथ है, उन पर कहीं न कहीं जो ट्रंप के ऐसे एक बोल्ड बयान भी होते हैं और बोल्ड डिसीज़न्स भी होते हैं, उन पर उनके कारण कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चीन को मतलब अब डाउन तो ट्रंप के समय में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक कड़े रुख की तरफ वो बढ़ेंगे, चीन के प्रति। मैम क्या ट्रम्प के आने के बाद ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो डिफरेंस है, क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि यदि लेफ्ट विंग और राइट विंग जब हम कह रहे हैं, अभी भी भारत में शायद वही लोग खुश कहे जा रहे हैं, जो राइट विंग को समर्थन देते हैं। हाँ, हुँ, उसका रीज़न क्या है?
लेफ्ट विंग को ना ये ऐसा ना करने का मुझे नहीं समझ में आता। तो कहीं न कहीं ये विचारधारा ही है कि नहीं हमें इसका विरोध करना है और इसका समर्थन करना है। तो लेफ्ट विंग हमेशा राइट विंग का अपोज़ करती है और राइट विंग वो इसका क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आपने आज हमसे ये बात कही है कि ट्रम्प के आने से क्या होगा, तो इस पे भी कहीं न कहीं ट्रम्प की विचारधारा ही है या बाइडेन को, है ना? तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की जो विचारधाराएँ हैं, वही कहीं न कहीं से तो विचारधारा जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो जब हम लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करते हैं, देखिए किसी चीज़ में किसी एक विंग के सत्ता में आने से चूँकि राजनीतिक सत्ता जो होती है, उसके पास पावर होती है ना? वो पूरी तरीके से शक्ति का अपने उपयोग करती है। तो वो दूसरी जो विचारधारा है वो हो सकता है उसमें कुछ नियंत्रण हो, लेकिन उस पर रोक नहीं लग सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक यदि ये विचारधाराएँ आई हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई सत्ता आई है, यदि राइट विंग की आई है तो लेफ्ट विंग खत्म ही हो गया या लेफ्ट विंग की आ गई तो राइट विंग खत्म ही हो गया। विचारधाराएँ तो चलती रहती हैं साथ में। हाँ, जिसके पास शक्ति आ गई, उसकी उस शक्ति उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया तो दूसरी कहीं न कहीं से अ, रू नियंत्रित हो जाती है और नियंत्रण भी किस एरिया में। देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अब जो फ़ेज़ है, पहले की बातें हम अलग कर रहे हैं। हम इस समय जिस फ़ेज़ में सोशल मीडिया का युग है और जो भारत की परिस्थितियों में इस समय पिछले 3-4 सालों से या कहिए कि पिछले 5-6 सालों से जो स्थितियाँ देखने को मिली हैं, वो उसमें वो बहुत बहुत गहरी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। भारत अपनी आंतरिक परिस्थितियों से बहुत परेशान है और ये उसकी खुद की आंतरिक परिस्थितियाँ क्रिएट की हुई तो हैं ही, मतलब खुद की आंतरिक परिस्थितियाँ तो हैं, लेकिन इसमें जो बाहरी हस्तक्षेप है, उसने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए क्रूशियल कर दिया है। मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगी, चाहे वो बड़े-बड़े आंदोलन रहे हों या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ, लोग उसकी भारत की स्थिति से तुलना करने लगे कि नहीं-नहीं भारत में भी ऐसा अरे क्यों हो जाता भारत में ऐसा? तो कहीं न कहीं से यानी ऐसी चीज़ें हैं, तो बाहरी जो हस्तक्षेप है वो बढ़ जाने से हमारी जो आंतरिक समस्याएँ थी, वो और ज़्यादा जटिल होती जा रही हैं। अब चूँकि भारत ज्योग्राफिकली भी इतना विविध है, कल्चरली भी इतना विविध है तो समस्याएँ तो होंगी ही होंगी। तो हम ये देख रहे हैं हमारी जो समस्याएँ थी वो और ज़्यादा ना जटिल रूप ले लेती हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम हो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसमें कहीं न कहीं बाहरी अच्छा अभी तक हम लोग कहते थे कि नहीं-नहीं पाकिस्तान इसमें है या चीन का इसमें वो है। अब हम लोग डीप स्टेट जैसी वो या लेफ्ट लिबरल जो विंग्स होती है जिसमें हम बाहरी विदेशी जो वो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा या अब एक नई वो है कनाडा है या इन सब जो एक यदि हम पूरा उसमें देखें तो भारत के पास कहीं न कहीं से हर तरफ से एक चुनौतियाँ हैं, हर तरफ से चुनौतियाँ हैं। साउथ एशिया के देश से भी हैं, मतलब हर तरफ से और पूरा एक वैश्विक परिदृश्य भी ऐसा है। तो लेफ्ट विंग को कहीं न कहीं से उसे सपोर्ट चाहिए। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि एक सुपर पावर में राइट विंग आ जाने से कहीं न कहीं उन्हें नियंत्रण लग सकता है, लेकिन रोक इसलिए नहीं लग सकती है, देखिए ये चीज़ें ना अ, इससे पहले भी ट्रम्प आए, ट्रम्प तो तब भी राइट विंग के थे, तो क्या लेफ्ट विंग रुक गई क्या? नहीं रुकी ना, वो तो और मजबूत होकर के आई। उसका कारण ये है कि जो लेफ्ट लिबरल है या जिसे आप आजकल वोकिज़्म कहते हैं या डीप ये सारी चीज़ें जो है ना, कुल मिलाकर के जो एक राइट विंग का अपोज़ कर रही हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। इसकी जड़ें राजनीतिक सत्ता में नहीं होती, ये राजनीतिक सत्ता तक को उपयोग करती है, वहाँ तक पहुँच बनाती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत कल्चरली होती हैं, इसकी जड़ें स्कूल्स में होती हैं, एकेडमिया में होती हैं और मतलब लोगों के मस्तिष्क में होती हैं, लोगों की सोच बदलने, लोगों के मस्तिष्क में, सोच में, समाज में होती हैं और धीरे-धीरे और जो है वो ग्रो करती हैं। भई मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरा मुझे लगता है इसी एक लाइन से है कि ट्रम्प तो इससे पहले भी थे, तो क्या रोक लगी? तो रोक तो आज भी वही चीज़ें हो ही रही हैं। तो रोक तो नहीं लगेगी, हाँ, थोड़ा-सा वो एक कहना चाहिए कि नियंत्रित हो सकती हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रोक तो नहीं सकते हैं।